नमस्कार दोस्तों, बाड़मेर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम रीजनिंग कैलेंडर पार्ट 6 लेके आए हैं। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ लिए हैं कि दिनों के अंतर्गत विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं। आज वही उसमें हम सप्ताह में दिनों विषम दिन ज्ञात किए थे। आज हम लेते हैं कि 100 दिनों के अंतर्गत विषम दिन कैसे ज्ञात करें। तो दिन कितने भी पूछे, हमेशा विषम दिन के अंतर्गत 7 का भाग देंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कि 100 दिनों के अंतर्गत विषम दिन कितने होते हैं, 200 दिनों के अंतर्गत विषम दिन कितने होते हैं, 300 दिनों के अंतर्गत विषम दिन कितने होते हैं। तो उसमें सबसे पहले 7 का भाग देंगे और जितने शेष बचे वो विषम दिन कहलाएंगे। उसके बाद साथियों हम पढ़ेंगे कि 100 शताब्दी वर्ष से इसमें साधारण वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष कितने हैं। उसके बाद साथियों मैंने एक ट्रिक बताई थी 53-10 वाली, वो कैसे आई है वो अब बताऊंगा साथियों। मैंने पहली क्लास में कहा था कि ये ट्रिक का मैं आपको सॉल्यूशन बाद में करवाऊंगा। अब अपन लेते हैं कि दिनों के अंतर्गत विषम दिन, सबसे पहले दिनों में 7 का भाग देंगे। अब लेते हैं 100 दिनों के अंतर्गत विषम दिन। 100 दिनों में विषम दिन साथियों, दिनों के अंतर्गत विषम दिन पूछे, सबसे पहले देंगे 7 का भाग। 100 है, 100 के अंतर्गत 7 का भाग देते हैं, तब कितनी बार जाता है साथियों, 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग गया एक बार, किसे बसे 3, 30, 30 के अंतर्गत गया 4 बार, किसे बसे 2। तो साथियों 100 दिनों के अंतर्गत विषम दिन हो गए 2। अब साथियों रहते हैं 200 दिनों के अंतर्गत विषम दिन। 200 दिनों के अंतर्गत विषम दिन, 200 में 7 का भाग देंगे साथियों। 200 में 7 का भाग देंगे तो 2 बार गया, किसे बचे 60 हो गए। 60 में 7 का भाग देते हैं, कुल कितनी बार जाता है, 7 का भाग दिया, 7 का भाग कुल गया 8 बार, शेष बचे साथियों 4। तो 200 दिनों के अंतर्गत विषम दिन होंगे 4। तो सबसे पहले विषम दिन ज्ञात करने के लिए 7 का भाग देंगे। अब साथियों उसी प्रकार आगे भी निकाल सकते हैं, 300 के निकाल सकते हैं, 400 के निकाल सकते हैं। अब अपन दिनों के अंतर्गत विषम दिन ज्ञात करने के लिए 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग देते हैं, जितने शेष बचते हैं वो अपने विषम दिन कहलाते हैं। तो साथियों यहाँ तक अपन ने पढ़ा है। अब लेते हैं नेक्स्ट, अब लेते हैं नेक्स्ट 300 का लेते हैं। 300 में 7 का भाग देंगे तो कुल कितनी बार जाता है, 300 में गया, 30 में गया 4 बार, इसे बचे 2 जीरो, यानी कि 2 बार शेष बचे साथियों। अब शेष बच रहे हैं तो 300 दिनों के अंतर्गत विषम दिन हो जाएंगे। तो यानी कि 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। अब साथियों लेते हैं 400। 400 दिनों के अंतर्गत विषम दिन कैसे ज्ञात करें, तो देंगे 7 का भाग। 400 में 7 का भाग कितनी बार गया, 700 कटाई 7, 700 कटाई 7 पंजा 35, 7 पंजा 35 हो गई, 5 बार गई, किसी बचे 5 बार जीरो, यानी कि 7 साथियों 49। अब साथियों शेष बचे हैं 1, यानी कि 400 दिनों के अंतर्गत विषम दिन हो जाएंगे 1। यानी साथियों विषम दिन ज्ञात करने के लिए चाहे कितने भी दिन क्यों ना दे रखे हो, विषम दिन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 7 का भाग देते हैं, जितने शेष बचते हैं वो विषम दिन कहलाएंगे। साथियों विषम दिन मैंने आपको बता दिया है। अब लेते हैं नेक्स्ट, अब साथियों लिखते हैं नॉट। दिनों के अंतर्गत विषम दिन याद करने के लिए 7 का भाग देते हैं, फिर जितने शेष बचे जितने शेष बचे वह विषम दिन कहलाए, वह विषम दिन कहलाएंगे। साथियों दिनों के अंतर्गत विषम दिन ज्ञात करने के लिए 7 का भाग देंगे और 7 का भाग पूरा पूरा देने के बाद जितने शेष बचे वो हमारे विषम दिन कहलाते हैं। साथियों विषम दिन के बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। अब लेते हैं नेक्स्ट, इसमें पढ़ेंगे अपन की शताब्दी वर्ष होती है। शताब्दी वर्ष 100 शताब्दी वर्ष है, 200 शताब्दी वर्ष है, 300 शताब्दी वर्ष है, उसमें कितने साधारण वर्ष है, कितने लीप वर्ष है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 100 शताब्दी वर्ष होती है, 60 साल बाद लीप वर्ष आता है और साधारण वर्ष तो चलता ही रहता है। तो मतलब एक 100 शताब्दी वर्ष है, 100 शताब्दी में कितने साधारण होंगे और कितने लीप होंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे अपन वो 53-10 वाला ट्रिक कि वो 100 शताब्दी वर्ष में 53 वो कैसे आया था, यानी कि वो 100 शताब्दी वर्ष में अपने लिए था ना कोड, शताब्दी वर्ष का कोड दिया था, वो 53-10 कैसे आया, वो विषम दिन है, वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके अंतर्गत अपन लेंगे साधारण वर्ष लेंगे, लीप वर्ष लेंगे, उसका कोड
उसका विषम दिन से अपन गुणा करेंगे, उसके बाद वो सॉल्व होगा। अब लिखते हैं नेक्स्ट। जैसा कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन होता है 1 और लीप वर्ष में विषम दिन होते हैं 2। एक साधारण वर्ष में विषम दिन, साथियों ये मैं पहले भी बताया था, लेकिन अब इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो 53-10 वाला ट्रिक है वो अभी आप इसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो एक साधारण वर्ष के अंतर्गत विषम दिन हो जाएगा एक लीप वर्ष के अंतर्गत विषम दिन 2। साथियों एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है, एक लीप वर्ष में विषम दिन 2 होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे आगे। चलते हैं नेक्स्ट। अब साथियों अपन लेते हैं शताब्दी वर्ष है, जैसे कि 100 शताब्दी वर्ष है, 200 शताब्दी वर्ष है, 300 शताब्दी वर्ष है, 400 शताब्दी वर्ष है। इसके अंतर्गत कितने साधारण वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे, उनके बारे में साथियों चर्चा करते हैं। लिखते हैं शताब्दी वर्ष। यहाँ लिखेंगे साथियों शताब्दी वर्ष, उसके बाद आएगा साधारण वर्ष, उसके बाद आएगा साथियों लीप वर्ष। अब साथियों इसके अंतर्गत अपन सारणी बनाकर सॉल्व करेंगे कि जो 100 शताब्दी वर्ष है, ये लिया 100 शताब्दी वर्ष, 200 शताब्दी वर्ष है, 300 शताब्दी वर्ष है, 400 शताब्दी वर्ष है। साथियों ये शताब्दी वर्ष है, 100 शताब्दी वर्ष, 200 शताब्दी वर्ष, 300 शताब्दी वर्ष, 400 शताब्दी वर्ष। अब ये शताब्दी वर्ष है, इसमें साधारण वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष कितने हैं, यानी कि एक शताब्दी वर्ष होती है पूरी। 100 शताब्दी वर्ष में इसमें साधारण वर्ष कितने होंगे और लीप वर्ष कितने होंगे, साथियों करते हैं चर्चा। यानी कि 4 वर्ष बाद आती है लीप वर्ष। तो साथियों आप 100 के अंतर्गत आप देखो कितने वर्ष है वो लीप वर्ष है, आप अनुमान लगाओ। तो 4 का भाग कितनी 80 में गया 20 बार, इसे बसे 20 में 4 का भाग 5 बार जाता है। लेकिन साथियों अपन को 4 बार ही देना है, यानी कि सिन्नू में भाग जाता है 4 का 20 और 4 24। यहाँ साथियों 24 हो जाएगा लीप वर्ष, और पीछे शेष कितने बचे साथियों, वो हो जाएंगे साधारण वर्ष। यानी कि 100 में से 24 गए, पीछे कितने बचे 76, तो 76 हो जाएंगे साथियों साधारण वर्ष। अब कैसे साथियों, 100 के अंतर्गत अपन 4 का भाग पूरा पूरा दो, कितनी बार जा रहा है, जा तो 25 बार रहा है, लेकिन यहाँ 24 क्यों लिए, क्योंकि साथियों 100 एक खुद क्या है, एक साधारण शताब्दी वर्ष है। 100 एक खुद साधारण शताब्दी वर्ष है, इसलिए साथियों एक कम भाग दिया है, यानी कि एक कम भाग दिया है। बाकी साथियों 100 के अंतर्गत 4 का भाग कितनी बार जाता है, 25 बार जाता है, लेकिन उसके अंतर्गत लीप वर्ष होंगे 24 होंगे और साधारण वर्ष होंगे 75 होंगे, क्योंकि साथियों 100 एक खुद एक साधारण शताब्दी वर्ष है। अब साथियों लेते हैं 200 के अंतर्गत, फिर साथियों आप वापस भाग दो या फिर डायरेक्ट आप इसके अंतर्गत जोड़ दो, कितने 76 और 76 कितने होंगे, और 24 और 24 कितने होंगे, वो आपके हो जाएंगे लीप वर्ष, और यहाँ हो जाएंगे साधारण वर्ष। 24 और 24 48 आपके हो जाएंगे 200 वर्षों के अंतर्गत लीप वर्ष, और 76 कितने हो जाएंगे साथियों, 76 और 76 612, हंसला भी एक 7 शब्द और एक 15 152, यानी कि 152 साथियों 152 होते हैं साधारण वर्ष, और लीप वर्ष होते हैं 48। 200 वर्षों के अंतर्गत 200 वर्ष भी एक क्या है साथियों, इसमें डायरेक्ट क्यों जोड़ा, क्योंकि 200 वर्ष 200 खुद एक साधारण शताब्दी वर्ष है, इसलिए साथियों एक कम जोड़ा। अब लेते हैं नेक्स्ट 300 में भी वही साथियों 48 में 100 भी जोड़ दो, कितने होते हैं 8 4 12, 4 2 4 1 7 72, यानी कि एक लीप वर्ष 300 शताब्दी वर्ष के अंतर्गत 72 लीप वर्ष होते हैं। और साधारण वर्ष देखते हैं साथियों, तो 300 में से 72 गए, इसे कितने बचे, इसे कितने बचे हैं वो आप यहाँ ले लो, 300 में से 72 गए, इसे बचे 200 200 साथियों 300 के अंतर्गत 300 शताब्दी वर्ष के अंतर्गत लीप वर्ष हो गए 72, तो पीछे साधारण वर्ष कितने होंगे 228। अब साथियों लेते हैं 400 वर्ष, 400 शताब्दी वर्ष के अंतर्गत साधारण वर्ष कितने होंगे, लीप वर्ष कितने होंगे। अब साथियों यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ तो 100 शताब्दी वर्ष खुद है, और 200 यहाँ साधारण शताब्दी वर्ष खुद है, और 300 भी एक साधारण शताब्दी वर्ष खुद है, लेकिन 400 एक साधारण नहीं है बल्कि लीप शताब्दी वर्ष है। इसलिए साथियों यहाँ 72 की जगह 72 में 25 ऐड होंगे, तो 72 और 25 कितने होते हैं साथियों 98, यानी कि 98 साथियों यहाँ हो जाएंगे 98 आपके लीप लीप वर्ष। अब साथियों नेक्स्ट लेते हैं 300 228 यहाँ हो जाएंगे साथियों 303, यानी कि साथियों लीप वर्ष हो जाएंगे आपके 97। साथियों लीप वर्ष 400 शताब्दी वर्ष के अंतर्गत
97 हो जाएंगे आपके लीप वर्ष और 303 हो जाएंगे साधारण वर्ष। क्यों साथियों, इसके अंतर्गत 100 भी साइड क्यों नहीं किया, क्योंकि 401 खुद है वो लीप शताब्दी वर्ष है, इसलिए इसके अंदर एक प्लस हो गया और इसके अंतर्गत एक माइनस हो गया। यानी कि साथियों साधारण, यहाँ आपने शताब्दी वर्ष के आपने जानकारी प्राप्त कर ली, यानी कि 100 शताब्दी वर्ष के अंतर्गत साधारण वर्ष 76 हो जाएंगे, लीप वर्ष 24 हो जाएंगे। 200 शताब्दी वर्ष के अंतर्गत साधारण वर्ष 152 हो जाएंगे और लीप वर्ष 48 हो जाएंगे। 300 शताब्दी वर्ष के अंतर्गत साधारण वर्ष 228 हो जाएंगे और लीप वर्ष 72 हो जाएंगे। 400 शताब्दी वर्ष के अंतर्गत साधारण वर्ष 303 हो जाएंगे और लीप वर्ष 97 हो जाएंगे। साथियों बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ाया है। सबसे पहले जो वर्ष दिया उसमें 4 का भाग देंगे, 4 का भाग पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है वो लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि जो शताब्दी वर्ष ली गई है वो साधारण शताब्दी वर्ष है तो एक कम होगा, अगर लीप शताब्दी वर्ष है तो एक ज्यादा होगा। ये साथ ही सारणी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा लिए। अगर यहाँ कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अब साथियों वो 5310 वाली ट्रिक अपन आगे लेते हैं कि वो 5310 कहाँ से आया था, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। साथियों जुड़ते हैं, अब आगे देखते रहिए लगातार अपने बारहवीं क्लासेस के साथ। अब साथियों अपन ने पढ़ लिया है कि शताब्दी वर्ष के अंतर्गत कितने साधारण वर्ष हैं, कितने लीप वर्ष हैं, वो अपन ने पढ़ लिया है। अब साथियों मैंने एक ट्रिक बताई थी 5310 वाली ट्रिक बताई थी 5310। साथियों कैसे, यानी कि अपन ने शताब्दी वर्ष के अंतर्गत कोड जाने थे कि 100 शताब्दी वर्ष के कोड कितने होते हैं, 200 शताब्दी वर्ष के कोड कितने होते हैं, 300 शताब्दी वर्ष के कोड कितने होते हैं, 400 शताब्दी वर्ष के कोड कितने होते हैं, वो कोड जान लिए थे। यानी कि 5310 बताया था, इसी के अकॉर्डिंग आगे मैंने बताया था। अब 5310 कैसे आया साथियों, यानी कि 100 शताब्दी वर्ष का कोड है, वो 100 शताब्दी वर्ष का कोड 5 बताया था मैंने साथियों। कैसे आया, अब ये अपन ज्ञात करेंगे कि ये 5 कैसे आया है। ये अपन आप सॉल्व क्वेश्चन पूछोगे कि सर 100 शताब्दी वर्ष के अंतर्गत 5 कोड कैसे आया, हमको सॉल्व करके बताइए। तो 100 शताब्दी वर्ष है साथियों, इसका मैं अभी आपको सॉल्व करके बताता हूँ। 100 शताब्दी वर्ष के अंतर्गत सबसे पहले लेंगे साधारण वर्ष, उसके बाद लेते हैं लीप वर्ष। साथियों 100 शताब्दी वर्ष के अंतर्गत साधारण वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष साथियों 24 है और साधारण वर्ष हो जाएंगे आपके 76। यानी कि साथियों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपन आगे ज्ञात करते हैं, यानी 20 में लगेगा प्लस का। अब साथियों साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, एक होता है, इसका गुणा 1 से करेंगे। लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, 2, इसका गुणा 2 से करेंगे। अब साथियों 76 76 और 76 हो जाएगा प्लस 24, 24 का इंटू 2 से करेंगे 48 हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ तक समझ में आया, नेक्स्ट भी अपन को मैं जरूर बताऊंगा। अब देखो 76 और 48 कितने होते हैं साथियों, 7 8 7 8 14 हाथ लगी 1 8 8 से 8 12 124 साथियों। यानी कि 5 कैसे आए अपन याद करेंगे, 124 आगे। अब लेते हैं 7 का भाग देते हैं, 7 का भाग दिया, कुल गया कितनी बार, शेष बचे साथियों 5। यानी कि आपको इस ट्रिक से चलना है, शेष यहाँ बचे साथियों 5। यानी कि सबसे पहले अपन को शताब्दी वर्ष में ये ठीक है 5310 कैसे आया साथियों, तो 100 शताब्दी वर्ष है, 100 शताब्दी वर्ष में साधारण वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष कितने हैं, इसके बीच प्लस का रखना है, प्लस चिन्ह रखना है। उसके बाद साधारण वर्ष में कितने विषम दिन है, लीप वर्ष में कितने विषम दिन है, साधारण वर्ष में विषम दिन 1 है, लीप वर्ष में विषम दिन 2 है। इस दोनों का आपस में गुणा कर दिया, इसमें प्लस का है, 76 और 48 दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद 7 का भाग दो और 7 का भाग पूरा पूरा देने के बाद कितना शेष बचता है वो हो जाएंगे विषम दिन। साथियों यहाँ तक आपको जरूर समझ में आएगा। अगला भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, जो शताब्दी वर्ष दी गई है उसमें कोड 5 कैसे आया है, तो सबसे पहले लेंगे जो वर्ष दिया गया है शताब्दी वर्ष, उसमें साधारण वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष कितने हैं, साधारण वर्ष का कोड क्या है, लीप वर्ष का कोड क्या है। यानी कि साधारण वर्ष में विषम दिन क्या है, लीप वर्ष का विषम दिन क्या है, इस दोनों का आपस में गुणा, इस दोनों का यानी कि साधारण वर्ष कितने हैं शताब्दी वर्ष में और लीप वर्ष कितने हैं, उनका विषम दिनों से आपस में गुणा करके प्लस करके 7 का भाग दो और जितने शेष बचे हुए आपके क्या कहलाएंगे, कोड कहलाएंगे। अब साथियों 200 का लेते हैं, 200 का मैंने आपको बताया था 3, 3 कैसे आया साथियों, आप क्वेश्चन पूछोगे तो यही ट्रिक बताते हैं कि 200 वर्ष के अंतर्गत साधारण वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष कितने हैं। 200 शताब्दी वर्ष के अंतर्गत साधारण वर्ष कितने हैं व लीप वर्ष कितने हैं, तो साथियों 200 के अंतर्गत 48 तो आपके हो जाएंगे लीप वर्ष और साधारण वर्ष कितने होंगे साथियों, आपने भाग दे दिया होगा कितने होते हैं, 76 और 76 कितने होते हैं 152, यानी कि साथियों 152 हो जाएंगे। अब साथियों लीप वर्ष में विषम दिन कितने हैं, 2 हैं और साधारण वर्ष में विषम दिन कितने हैं, 1 है, इसके बीच प्लस का निशान लगा दीजिए। अब साथियों इसका गुणा करते हैं 152 हो गया। अब साथियों 48 का 2 से गुणा करते हैं 9 हो गया। अब साथियों इस दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 7 का भाग देंगे और जितने शेष बचेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, कोड निकलेगा। अब साथियों इन दोनों को जोड़ते हैं, 3 2 8 हो गए, 15 और 9 कितने होते हैं, 15 और 9 24 हो गए, यानी कि साथियों 248 हो गए। अब साथियों नेक्स्ट इसमें 7 का भाग देंगे,
7 का भाग देते हैं तो ये साथियों 3 बार गया 21 हो गए साथियों। 3 बसे इसे 5 बार गया 35 हो गए। अब साथियों कितने शेष बचे? 3 शेष बचे, यानी कि सबसे पहले जो शताब्दी वर्ष दी गई है उसमें साधारण वर्ष कितने हैं, दीप वर्ष कितने हैं, साधारण वर्ष का विषम दिन कितने हैं, दीप वर्ष के विषम दिन कितने हैं, इन दोनों का गुणा करके प्लस करके 7 का भाग देना है और जितने शेष बचे वह क्या कहलाएंगे? विषम दिन। तो साथियों इसी प्रकार आगे भी आप 300 का और 400 का सॉल्व कीजिए, ये आपका जरूर निकलेगा। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट। साथियों आज मैं रीजनिंग का आपको पूरा करा दूंगा सॉल्व। सब पार्ट के अंतर्गत आपकी कैलेंडर यानी कि रीजनिंग के अंतर्गत जो कैलेंडर टॉपिक है वो आज मैं साथियों पूरा कर पाऊंगा। फिर अपन नेक्स्ट लेंगे घड़ी परीक्षण। अब कैलेंडर का कुछ ही पार्ट शेष बचा है साथियों, वो मैं जरूर आज पूरा करवाऊंगा इसी क्लास के अंतर्गत। अब साथियों लेते हैं एक क्वेश्चन आपका यहाँ बनेगा। यहाँ तक अपन ने बहुत ही ऐसे तरीकों से पढ़ लिया, इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा साथियों। अब लेते हैं शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन कौन कौन से होंगे। आपको सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन कौन से हैं, 3 ऑप्शन देके उपयुक्त सभी पूछ सकता है या एक भी पूछ सकता है। तो लिखते हैं साथियों शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन कौन कौन से हैं। लिखते हैं साथियों शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन। शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन साथियों इसका ट्रिक याद रखना है सोमगुप्त। साथियों ये शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन है, आपको केवल एक ही बार दे दे यानी कि सोमगुप्त क्या है साथियों? उस सोम साथियों ये ट्रिक याद करो। सो से हो जाएगा सोमवार, म से साथी हो जाएगा मंगलवार, गु से साथी हो जाएगा गुरुवार, स से साथी हो जाएगा शनिवार। साथियों शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन कौन कौन से साथियों? तो 4 है, यानी कि आपको ऑप्शन ये 3 देके उपयुक्त सभी दे सकता है, ये 3 देके उपयुक्त सभी दे सकता है, या 2 से दे सके दोनों पूछ सकता है, या आपको एक भी दे सकता है, या ये एक भी दे सकता है, अलग कोई वार दे सकता है। साथियों ये चारों आपको वार याद रखने हैं, यानी कि क्वेश्चन बनेगा शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन कौन कौन से हैं। ट्रिक है सोमगुप्त, सो से हो जाएगा सोमवार, म से मंगलवार, गु से गुरुवार, स से शनिवार। यानी कि शताब्दी वर्ष के ये चारों वार हैं वो प्रथम दिन है। सबसे प्रथम वार अगर पूछेगा तो सबसे ऐसा पूछ सकता है कि शताब्दी वर्ष का प्रथम वार सबसे प्रथम वार कौन सा है, तो साथियों सोमवार होगा। नहीं तो साथियों ये चारों है, चारों भी ऑप्शन में दे सकते हैं, दो भी दे सकते हैं, कोई एक भी दे सकता है, ऐसा आपको याद रखना है। अब साथियों लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है यानी कि प्रथम वार। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट सोमगुप्त, ये अपने ट्रिक पढ़ लिया है। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट। अब साथियों यहाँ तक अपन ने पढ़ा है, अब कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे साथियों कि राम का जन्म राम के पिता के अनुसार 10 तारीख से पहले और 10 तारीख के बाद और 14 तारीख से पहले, राम की माता के अनुसार राम का जन्म 5 तारीख के से पहले और 12 तारीख से पहले हुआ है, तो राम का जन्म कब हुआ है? यानी कि आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि राम का जन्म राम के पिता के अनुसार इस तारीख से लेके इस तारीख से लेकर इस तारीख से पहले, राम की माता के अनुसार इसका जन्म इस तारीख से लेके इस तारीख से पहले। यानी कि आपको ऐसा देके क्वेश्चन पूछ सकता है, तब आपको राम राम के जन्म के बारे में बताना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। रहते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन टाइप में ही अपन इसकी विधि समझेंगे, ऐसे ये विधि समझ में नहीं आएगी। बहुत ही सरल है, इसके अंतर्गत आपको कॉमन लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है साथियों। लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद उसका हल करेंगे, फिर अपन समझेंगे कि ये कैसे आया है। तो साथियों देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि राम का जन्म राम के पिता के अनुसार 10 तारीख के बाद व 14 तारीख से पहले व राम की माता के अनुसार राम का जन्म 9 तारीख के बाद व 12 तारीख से पहले हुआ। तो साथियों बताइए, तो बताइए राम का जन्म कब हुआ?
राम का जन्म कब हुआ। साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा तब अपन कैसे सॉल्व करेंगे साथियों कि राम का जन्म राम के पिता के अनुसार 10 तारीख के बाद व 14 तारीख से पहले हुआ है। राम की माता के अनुसार राम का जन्म 9 तारीख के बाद व 12 तारीख से पहले हुआ है। तो बताइए राम का जन्म कब हुआ है। तो साथियों इसी को बढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें साथियों कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है कि राम का पिता क्या कह रहा है, राम की माता क्या कह रही है, इसको लिख लो और उसके बाद कॉमन निकाल दो तो वही राम का जन्म कहलाएगा। यानी कि राम के पिता के अनुसार, राम के पिता के अनुसार क्या कह रहा है कि 10 तारीख के बाद व 14 तारीख से पहले, यानी कि 10 के बाद क्या था 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13। और राम की माता के अनुसार माता क्या कहती है, माता कहती है कि राम का जन्म 9 तारीख के बाद, यानी कि 9, 9 के बाद 12, 12 तारीख से पहले, यानी 9 के बाद क्या था 10, 10 के बाद आता है 11, यानी कि राम की माता ये कहती है कि 9 के बाद वो 12 से पहले। राम के पिता कहते हैं कि 10 के बाद वो 14 से पहले। तो अब साथियों इसमें ये दोनों, यानी कि ये तो कह रहे उसके बाद और ये कह रहे इसके पहले, यानी कि इन दोनों का कोई रोल नहीं है। अब साथियों इन संख्या में अपन को कॉमन लेना है। तो इन संख्या में क्या कॉमन है साथियों, यानी कि 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, बाकी साथियों कोई कॉमन चीज नहीं है। इसलिए राम का जन्म कब हुआ था, 11 तारीख को राम का जन्म हुआ था, 11 तारीख को राम का जन्म हुआ था। साथियों इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो सबसे पहले राम का पिता क्या कह रहा है, आपको यहाँ कुछ भी दे सकता है, राम का पिता दे सकता है, राम का मामा दे सकता है, राम का काका दे सकता है, राम का चाचा दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। आपको केवल विधि समझनी है कि वो क्या कह रहा है। राम के पिता के अनुसार, राम की माता के अनुसार दोनों को लिख लो। जो जो पहले कह रहा है, जो जो बाद में वो पहले कह रहा है, उन दोनों का कोई रोल नहीं रहेगा और बीच में जो कॉमन संख्या आती है वही उसका राम का जन्म होगा। अब साथियों उसका रहेगा क्वेश्चन कि साथियों आपका क्वेश्चन रहेगा कि कभी कभार दो कॉमन आ जाए तो क्या होगा। तो साथियों भले ही दो कॉमन आए, अगर दो कॉमन आ जाए तो दोनों तारीख राम की जन्म की होगी, यानी कि दोनों ही आपको ऑप्शन में दी जाएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो दो ऑप्शन दिए जाएंगे, नहीं तो आपका ये बनेगा। अगर दो कॉमन बनेंगे तो आपको जरूर दोनों कॉमन देंगे और दो ही आपको ऑप्शन देंगे। तो साथियों इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साथियों पिछले में हमने पढ़ा था कि वो एक विधि पढ़ ली थी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी पीछे पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो कैलेंडर के संबंधित कोई भी दिक्कत हो जरूर मुझे कमेंट में बताइए। साथियों आज की क्लास पूरी होगी कैलेंडर की, उसके बाद नेक्स्ट लेंगे घड़ी परीक्षण। लेकिन ये मैं पहले साथियों हार्ड हार्ड करा रहा हूँ टॉपिक, ताकि मतलब ये दो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अपनी जिंदगी बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लगातार बाद में क्लासेस यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए। साथियों आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब साथियों अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप। साथियों कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि राम श्याम से इतना बड़ा है, इतना सप्ताह बड़ा है, इतने दिन बड़ा है, तो राम का जन्म इस बार को हुआ था तो श्याम का जन्म कब हुआ होगा, उसमें अपन कौन सी विधि लगाएंगे। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। तो साथियों क्वेश्चन देखेंगे इसी के साथ साथ विधि होगी तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। डायरेक्ट इस क्वेश्चन की कोई विधि नहीं है, क्वेश्चन लेंगे उसके बाद विधि देखेंगे। तो लेते हैं क्वेश्चन की ओर कि राम राम श्याम से राम श्याम से 10 सप्ताह 2 दिन बड़ा है। यदि राम का जन्म सोमवार को हुआ, सोमवार को हुआ तो श्याम का जन्म श्याम का जन्म कब हुआ होगा। साथियों इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बीएसटीसी पीटीटी 2025 में। साथियों बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, आप देखते रहिए लगातार बाड़मेर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों यहाँ क्वेश्चन आपको इतना देखना है कि राम का जन्म, यानी यह क्या कह रहा है कि राम श्याम से 10 सप्ताह व 2 दिन बड़ा है। यदि राम का जन्म सोमवार को हुआ तो श्याम का जन्म कब हुआ होगा। साथियों इसमें आपको इतना याद रखना है, सिर्फ आपको मैं पहले जो बता रहा हूँ उतना याद रखना है कि बड़े का जन्म पहले होता है, छोटे का जन्म बाद में होता है, इतना याद रखना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन में चाहे महीने दे रखे हो, चाहे सप्ताह दे रखे हो, तो चाहे महीने हो सप्ताह हो कितने भी दे रखे हो, उससे अपन को कोई मतलब नहीं रखना है।
क्वेश्चन सीधा देखने को मिले, सप्ताह कितने दे रखे हो, महीने कितने दे रखे हो, आप डायरेक्ट उसको काट दो। अगर सप्ताह का डायरेक्ट का पूछे तो सेमवार होगा, सप्ताह महीने कितने में दे रखे आप डायरेक्ट काट दो। उसके बाद आप विशेष ध्यान देना है दिनों पर साथियों। अब विशेष ध्यान यहाँ देना है कि वो कितने दिन बढ़ाए। तो राम श्याम से यानी कि सप्ताह का कोई यहाँ रोल नहीं रखना है, भले ही क्वेश्चन में दे रखा हो, आप डायरेक्ट सप्ताह को भूल जाइए और सीधे आपको 2 दिन याद रखने हैं। यानी कि राम श्याम से सिर्फ 2 दिन ही आपको याद रखने हैं। सप्ताह कितने दे रखे हो क्वेश्चन वाला आपको घुमा कर देगा, क्योंकि उसको तो आपको गलत करवाना है। एग्जामिनेशन यही चाहता है कि बच्चे का क्वेश्चन गलत हो, वो कभी नहीं चाहता है कि सब राइट हो। तो साथियों, सप्ताह दिया हो तो सप्ताह को आपको काट देना है डायरेक्ट। उसके बाद दिन को आपको विशेष में ध्यान रखना है। और एक बात ध्यान रखनी है कि बड़े का जन्म पहले और छोटे का जन्म बाद में होता है। अब राम श्याम से 10 सप्ताह आप डायरेक्ट काट दो। अब ध्यान रखना है कि राम है वो श्याम से 2 दिन बड़ा है। अब राम का जन्म कब हुआ, सोमवार को, यानी कि बड़े का जन्म पहले हुआ है तो छोटे का जन्म कब होगा, तो सोम में 2 ऐड करेंगे, मंगल और बुध, यानी कि श्याम का जन्म कब हुआ होगा, बुधवार को। साथियों, समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। यानी कि यहाँ आपको रूल लिखना है, रूल लिखना है, नियम लिखना है। नियम क्या कहता है साथियों कि क्वेश्चन के अंतर्गत, कि प्रश्न के अंतर्गत सप्ताह कितने भी दे रखे हो, कितने भी दे रखे हो, उसको डायरेक्ट निकाल देंगे। उसके बाद जितने दिन समान होंगे, जितने दिन बड़ा या छोटा होगा, बड़ा या छोटा होगा, उसका विशेष ध्यान रखेंगे। साथियों, यानी कि आपको इतना ध्यान रखना है, प्रश्न के अंतर्गत कितने सप्ताह दे रखे उसका कोई रूल नहीं है, आपको दिन का ध्यान रखना है। और एक बात ध्यान रखना साथियों, बड़े का जन्म पहले होता है और छोटे का जन्म बाद में होता है, इतना ध्यान रखना है। अब राम का जन्म सोमवार को हुआ है तो राम श्याम से बड़ा है, तो सोम के अंतर्गत 2 बार ऐड कर देंगे, सोम प्लस 2 करेंगे तो बुधवार आंसर आ जाएगा साथियों। यानी कि श्याम का जन्म बुधवार को हुआ होगा। साथियों, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में न आए तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, अब लेते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। साथियों, बहुत ही अच्छी तरीके से कैलेंडर के अंतर्गत 2 4 टाइप मैंने करवा दिए हैं। अब क्वेश्चन बनेगा ऐसा साथियों कि प्रकाश 9 दिन पहले सिनेमा हॉल फिल्म देखने के लिए गया था। यदि वह सप्ताह को केवल गुरुवार को ही जाता है तो प्रकाश वापस फिल्म देखने कब जाएगा, उसका आपको बताना है। तो साथियों, देखते हैं ये क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। प्रकाश 9 दिन पहले सिनेमा हॉल प्रकाश 9 दिन पहले सिनेमा हॉल फिल्म देखने गया। यदि वह सप्ताह में सप्ताह के केवल गुरुवार को जाता है तो आज सप्ताह का क्या वार है। साथियों, इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि प्रकाश 9 दिन पहले सिनेमा हॉल फिल्म देखने गया। यदि वह सप्ताह के केवल गुरुवार को जाता है तो आज सप्ताह का क्या वार है। साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या नियम रहेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में साथियों नियम रहेगा कि भले ही वो कितने दिन दे रखे हो, कितने सप्ताह दे रखे हो, जो दे रखा है उसको ध्यान में रखना है। जितना दिन दे रखा हो उसके अंतर्गत 7 का भाग देंगे, 7 का भाग दिया, शेष बचे 2, यानी कि 7 का भाग देंगे जितने भी दे रखे हो। और 7 का भाग देने पर जितने शेष बचे और जो वार दिया है और जो शेष बचे हैं वो उस वार में ऐड कर देंगे। यानी कि गुरुवार दे रखा है और यहाँ शेष बचे हैं 2, तो गुरुवार में 2 ऐड करेंगे तो साथियों शनिवार हो जाएगा। साथियों, क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। यानी कि आज सप्ताह का शनिवार है। साथियों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश 9 दिन पहले सिनेमा हॉल फिल्म देखने गया। यदि वह सप्ताह के केवल गुरुवार को फिल्म देखने जाता है तो आज सप्ताह का क्या वार है।
तो जिसके अंतर्गत ऐसे दे रखा हो तो उसमें जो संख्या दे रखी है उसमें 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देने पर जितने शेष बचे और जो वार दे रखा है उसके अंतर्गत ऐड कर देंगे, तो जो वार आएगा वो आपका ये आज शनिवार है, यानी कि प्रकाश गुरु केवल सप्ताह के गुरुवार को जाता है, तो आज सप्ताह का शनिवार है साथियों। इस प्रकार के भी अपन ने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब साथियों चलते हैं नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन में। अब साथियों लेते हैं नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन, जिसमें आपको पूछेगा बेमेल सुनना। साथियों आपको कैलेंडर इतना मजबूत कर दिया है, आपका एक एक क्वेश्चन सही होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत आए कैलेंडर के क्वेश्चन में सॉल्व करने में, तो साथियों मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डालना। अगर आपका कहीं रॉन्ग आंसर आए तो भी साथियों मुझे जरूर बताना, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। साथियों बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। अब लास्ट ही रहा है साथियों बेमेल सुनना, उसके बाद साथियों एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद साथियों ये कैलेंडर टॉपिक पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद अपन कर लेंगे नेक्स्ट घड़ी परीक्षण। साथियों सब पार्ट के अंतर्गत 6 पार्ट के अंतर्गत मैंने कैलेंडर बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया है, बहुत ही शानदार तरीके के साथ करवाया है। कहीं आपको दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताना, और साथियों आपको कहीं लिखने में प्रॉब्लम हो तो भी मुझे जरूर बताना, ताकि मैं आपको अच्छी सुविधा उपलब्ध कर सकूं। साथियों अब कहते हैं बेमेल सुनना। आपको क्वेश्चन ऐसे देंगे बेमेल सुनना, यानी कि आपको क्वेश्चन दे दिया, ऑप्शन दे दिए आपको, जनवरी 2 नंबर दे दिया, मार्च 100 दे दिया, अप्रैल और 2 दे दिया अगस्त। साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो साथियों बेमेल कैलेंडर के अंतर्गत आपको महीना दे करके बेमेल पूछे तो साथियों सबसे पहला नियम याद रखना है दिनों की संख्या। अगर साथियों दिनों की संख्या 3 ऑप्शन के अंतर्गत समान होगी और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें समान नहीं होगी, तो सबसे पहले तो ये देखना है। अगर साथियों संपूर्ण ऑप्शन यानी कि 4 ऑप्शन के अंतर्गत ही आपको समान संख्या दिखे, तो साथियों उसके बाद आपको स्वर और व्यंजन को देखना है। उसके बाद आपको देखना है कि ABCD के अंतर्गत पहला अक्षर क्या आता है, वो देखना है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा। लेकिन बेमेल के अंतर्गत कैलेंडर के अंतर्गत बेमेल का क्वेश्चन पूछे तो साथियों सबसे पहले देखेंगे दिनों की संख्या। तो साथियों जनवरी में दिन होते हैं 31। अब साथियों मार्च में दिनों की संख्या होती है 31। अब साथियों अप्रैल के अंतर्गत दिनों की संख्या होती है 30। और अप्रैल के बाद अगस्त 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 में साथियों दिनों की संख्या होती है 31, यानी कि जनवरी, मार्च और अगस्त इसके अंतर्गत दिनों की संख्या 31 है। अब साथियों ऑप्शन बचा आपके पास अप्रैल, जिसके अंतर्गत दिनों की संख्या 30 है। तो साथियों आपका ऑप्शन हो जाएगा सर राइट, यानी कि 3 नंबर वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसके अंतर्गत दिनों की संख्या है 30। बाकी दिनों की संख्या साथियों आपकी हो जाएगी 31। अब साथियों आपको कोई दिक्कत हो इस प्रकार के क्वेश्चन में तो मुझे जरूर बताना साथियों। और उसके बाद अगर दिनों की संख्या समान दे रखी हो तो उसके बाद आप स्वर और व्यंजन देख सकते हैं। उसके बाद अल्फाबेट के हिसाब से आप देख सकते हैं। इस प्रकार के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कैलेंडर पूर्ण रूप से करवा दिया है। अब साथियों नेक्स्ट लेते हैं 4-5 क्वेश्चन, जो मैं आपको 1-2 सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद आपको 2-3 क्वेश्चन दूंगा, जो आप खुद सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना साथियों कि आपने सॉल्व किया है, क्या आंसर निकला है। उसका जवाब भी मैं आपको साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट टाइप की ओर। अब साथियों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप। साथियों हमने कैलेंडर को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ 6 पार्ट के अंतर्गत विभाजित करके बहुत ही शानदार तरीके के साथ सॉल्व कर दिया है। अब साथियों कुछ क्वेश्चन है जो अपन सॉल्व करेंगे। 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद 3 क्वेश्चन दूंगा, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अब साथियों लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन साथियों ये है कि प्रवीण कुमार का जन्म 24 जून 1998 को हुआ। उस दिन क्या वार था? साथियों इसका अपन शानदार तरीके के साथ हल करेंगे। प्रवीण कुमार का जन्म 24 जून 1998 को हुआ। उस दिन क्या वार था साथियों? मैंने विधि बताई थी कैलेंडर के अंतर्गत, सबसे पहले यही विधि बताई थी। प्रारूप बताया था साथियों। प्रारूप क्या था? प्रारूप ये था, सबसे पहले लिखेंगे दिनांक, दिनांक के बाद लिखेंगे साथियों महीने का कोड। साथियों दिनांक के बाद लिखेंगे महीने का कोड, महीने का कोड। उसके बाद साथियों लिखेंगे शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड।
शताब्दी वर्ष का कोड। उसके बाद लिखेंगे शताब्दी वर्ष के पिछले 2 अंक, शताब्दी वर्ष के पिछले 2 अंक, पिछले 2 अंक, पिछले 2 अंक। उसके बाद लिखेंगे साथियों शताब्दी वर्ष के पिछले 2 अंकों में 4 का पूरा भाग, शताब्दी वर्ष के पिछले 2 अंकों में 4 का पूरा भाग। उसके बाद साथियों ये लिखने के बाद सबका करेंगे योग, योग करने के बाद साथियों देंगे 7 का भाग, और जितने शेष बचेंगे वो किस बार का कोड था, यानी कि सप्ताह के किस बार का कोड था वो अपन सॉल्व करेंगे। साथियों ये प्रारूप याद है तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर पाओगे। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले अपन को प्रारूप याद होना चाहिए। प्रारूप के बाद अपन देखेंगे दिनांक क्या दे रखी है, महीने का कोड क्या है, महीने का कोड कैसे याद रखोगे, जो वर्ष दिया गया है वह साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, उसी के अकॉर्डिंग महीने का कोड रखना है। शताब्दी वर्ष का कोड मैंने आपको 5310 ट्रिक बताई थी। शताब्दी वर्ष के पिछले 2 अंक ले लो, पिछले 2 अंकों में 4 का पूरा भाग कितनी बार जा रहा है पूरा देना है, शेष से कोई मतलब नहीं है, सबका योग कर दो, 7 का भाग दे दो। उसके बाद जितने शेष बचे वो सप्ताह के किस वार का कोड है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब साथियों करते हैं इस क्वेश्चन को। प्रवीण कुमार का जन्म 24 जून 1998 को हुआ, उस दिन क्या वार था, तो सबसे पहले लेते हैं दिनांक, दिनांक आ गई साथियों 24। अब साथियों लेते हैं महीने का कोड। अब साथियों कैसे पता करें कि महीने का कोड अपन या साधारण का रखे या लीप का रखे, तो जो 1998 दिया गया साथियों ये एक साधारण वर्ष है, आप ट्राई कर दो, 4 का भाग दे दो, 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा साथियों, 2 शेष बचेगा, इसलिए साथियों ये एक साधारण वर्ष हो गया है। और साधारण वर्ष के कोड जून महीने का कोड साथियों होता है 733, 717, 725, 735, यानी कि जून महीने का कोड साथियों हो जाएगा 4। अब साथियों लेते हैं शताब्दी वर्ष का कोड। साथियों मैंने ट्रिक बताई थी 5310, अब जो कि 1900 का शताब्दी वर्ष का कोड साथियों हो जाएगा 1। अब साथियों शताब्दी वर्ष का कोड हो गया 1। अब लेते हैं साथियों शताब्दी वर्ष के पिछले 2 अंक, पिछले 2 शताब्दी वर्ष है 1900 के पिछले 2 अंक क्या है 1998, यानी कि पिछले 2 अंक हो जाएंगे 98, 98। अब साथियों नेक्स्ट प्रारूप कहता है 5 टॉपिक है, ये 5 टॉपिक में नेक्स्ट प्रारूप कहता है कि शताब्दी वर्ष के पिछले 2 अंकों में 4 का पूरा भाग कितनी बार जा रहा है साथियों, 4 का भाग 80 में गया 20 बार। अब साथियों 18 में 4 का भाग पूरा 4 बार जाता है, 20 और 4 24, यानी कि 98 के अंतर्गत 4 का पूरा भाग 24 बार जाता है, शेष बचता है 2, जो कि अपन को कोई लेना देना नहीं है, अपन को पूरा भाग देना है। अब साथियों इसका करते हैं योग, 24 और 24 48, 48 और 48 एक 49, 49 और 4 53, 53 और 98 कितने होते हैं साथियों, योग करते हैं 53 और 98 कितने होते हैं, 8 और 3 हो गए साथियों 11, एक हासिल लग गई, 5 और 1 6, मोहर 6 कितने हो गए साथियों, मोहर 6 हो गए साथियों 15, यानी कि आपका योग हो गया 151। अब साथियों 151 आपका योग हो गया है, इसके अंतर्गत देंगे 7 का भाग, 7 का भाग कितनी बार गया 2 बार। अब साथियों शेष बचा 1, अब साथियों 1 वापिस उतारा, 7 का भाग कितनी बार गया 1 बार। अब साथियों पीछे कितने बचे 4, यानी कि साथियों पीछे 4 शेष बचे हैं, जो कि सप्ताह के किस वार का कोड है, मैंने साथियों बताया था रवि का 1, सोम का 2, मंगल का 3, बुध का 4, गुरु का 5, शुक्र का 6 और शनिवार का कोड 0 होगा। तो साथियों 4 है वो बुधवार का कोड है। साथियों मैंने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ आपको ये प्रारूप के साथ क्वेश्चन, उसके बाद मैंने जो वीडियो कराई थी उसके बाद क्वेश्चन भी लिए थे। अब साथियों मैंने विधि कराने के बाद वापिस आपको याद करवा रहा हूँ कि आपने कितना याद किया है, इसका प्रारूप भी बताया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया है, इसका योग करके बताया है, इसका शेष बचा है वो सप्ताह के किस वार का कोड है, ये आपका सॉल्व हो गया। यानी साथियों प्रवीण कुमार का जन्म 24 जून 1998 को बुधवार के दिन हुआ था। साथियों न हो तो आप कैलेंडर उठाकर देखना, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं मेरे क्वेश्चन पर, आप कमेंट कर सकते हैं, आपका आंसर बुधवार ही आएगा। अब साथियों चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, यहाँ तक पढ़ा है। अब साथियों नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद अपन ये कैलेंडर है वो टॉपिक पूर्ण होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब साथियों अपन ने क्वेश्चन टाइप भी पढ़ लिए, अब साथियों कैलेंडर को टॉपिक को संपूर्ण पढ़ लिया है। अब थोड़ा मैं 2-3 क्वेश्चन डालता हूँ, उसका आप साथियों घर पर खुद मिलाकर मुझे जरूर कमेंट में बताना। 2-3 क्वेश्चन डालूंगा, उसका आप आंसर बताना, कल क्लास लूंगा तब इस क्वेश्चन के बारे में पूछूंगा साथियों, किसने लिखा है वो मुझे जरूर कमेंट में बताना, इसका आंसर 2-3 क्वेश्चन डालूंगा, उसका मुझे कल आंसर देना है कमेंट के अंतर्गत। अब साथियों अपन क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन साथियों आपका रहेगा 19 जनवरी 2006 को क्या वार था। साथियों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन डाल रहा हूँ, आपको इतना
डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देता हूँ साथियों। बीएसटीसी व पीटीटी 2025 के लिए आपका नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा, इतना हार्ड नहीं बनेगा साथियों। जो मैंने पढ़ाया है उसको आप विधि सही आप बार बार रिवीजन करते हुए आप क्वेश्चन को उठाना और बार बार क्वेश्चन को मिलाना, आपका एक एक क्वेश्चन सही होगा साथियों। मजबूती के साथ कहता हूँ, अगर आपने वीडियो को सही ढंग से पढ़ लिया, उसके बाद आपने वापस रिवीजन स्टार्ट कर लिया, तो साथियों एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर देना मुझे कमेंट बॉक्स में। अब साथियों दूसरा क्वेश्चन लेते हैं साथियों। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसा वर्ष 2005 का है वैसा कब होगा। साथियों ये दो क्वेश्चन हो गए। अब साथियों एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये है कि साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 जून 1942 को सप्ताह का क्या वार था। साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन का मुझे आंसर, तीनों क्वेश्चन इसका मुझे आंसर कल कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अब साथियों अपन अपन ने वर्ष जो कि कैलेंडर कैलेंडर के अंतर्गत सबसे पहले अपन ने वर्ष से लगाकर साधारण वर्ष व लीप वर्ष को डेफिनेशन करते हुए, हर एक शताब्दी वर्ष को डेफिनेशन करते हुए, उसके कोडों को जानते हुए, उसके कोडों को ट्रिक से जानते हुए, वो कोड कैसे निकले उसकी विधियां जानते हुए, शताब्दी वर्ष में कितने साधारण वर्ष है, कितने लीप वर्ष है, उनको जानते हुए, वर्षों की समानता जानते हुए, आपको कितने दिन आगे जाना है, जन्म के बारे में, सबसे बड़ा कितने सप्ताह लिए है, क्या करना है, सब कुछ आपको पढ़ा दिया है साथियों। एक एक क्वेश्चन है वो निचोड़ कर लेके आया हूँ साथियों। ये कैलेंडर आप एक एक वीडियो को सही ढंग से पढ़ के एक बार आप बार बार क्वेश्चन को मिलाना, उसके बाद साथियों संपूर्ण रीजनिंग पूर्ण होने के बाद मैं आपको हर एक टॉपिक का टेस्ट वाइज आपको दूंगा, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन दूंगा, इतना निचोड़ निचोड़ कर दूंगा क्वेश्चन आपको 2025 बीएसटीसी के लिए इतना मजबूत कर दूंगा साथियों। आप इन तीन क्वेश्चन का जवाब मुझे जरूर देना कमेंट बॉक्स में साथियों। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इन तीन क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे साथियों। अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया है, कैलेंडर का पार्ट अपन का आज पूर्ण होता है साथियों। अब नेक्स्ट क्लास में अपन घड़ी परीक्षण के साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों, जुड़िए रहिए अपने बाड़मेर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर साथियों। मेरी क्लास अच्छी लगे तो यूट्यूब चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूले साथियों। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में कल। धन्यवाद।